सपोज आपने लिख दिया इंटीजर a इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या होता है, एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर समझो, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखो एंड देन वो ऑपरेशंस आप दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पे देखो किस तरीके से होता है। कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं गाइज उनको हम इग्नोर कर देते हैं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेशन से गाइज हम लोग एरे पढ़ना शुरू करेंगे, बट एरे के पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ कि यार जितने भी नोट्स हैं वो आपको इस इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाके आप नोट्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम यार हम लोग फटाफट बात करते हैं एरे के ऊपर, और क्यों एरे ज़रूरी है इसको मैं आपको थोड़ा सा बताना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स में लिखा हुआ है, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स stored at contiguous memory location. It allows random access using indices and is one of the most used data structure in the coding interview. ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे गाइज इसके ऊपर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग लीड कोड के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम पिक करेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने की क्या ज़रूरत है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार ये एक कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। तो यहाँ से जैसे आप देखो गाइस, जब आप एक पर्टिकुलर कोई भी एक वेरिएबल बनाते हो, सपोज आपने लिख दिया इंटीजर a इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या होता है यार, मेमोरी के अंदर आप ऐसा इमेजिन कर लो, दिस इज द मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर आपके पास एक बॉक्स बनेगा और इस बॉक्स का कुछ एक एड्रेस होगा, और इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आपके पास में 10 है, एंड दिस इज द वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल और दिस पर्टिकुलर बॉक्स, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक लोकेशन जो मेमोरी के अंदर है उसका कुछ ना कुछ एक एड्रेस होने वाला है, ठीक है। कुछ भी एड्रेस हो सकता है, और उस लोकेशन पे बेसिकली आपकी वैल्यू आपकी स्टोर होगी, और ये जो वेरिएबल बनाया जाता है गाइज, ये वेरिएबल उस पर्टिकुलर लोकेशन को या उस पर्टिकुलर बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट करता है, जिससे आप उसको बाद में एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। आई थिंक ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि यार ऐसे अगर मेरे को सपोज 10 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, 10 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे आपके ये बनेंगे। कोई ऐसे फिक्स जगह तो नहीं है कि कहाँ पे ये बनना चाहिए। बट जब मैं ये बता रहा हूँ कि यार मेरे को एक कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन चाहिए है, उस केस में आप क्या करते हो, आप एरे डिक्लेयर करते हो इसको, और जो आपकी मेमोरी होती है उस मेमोरी के अंदर ये कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इस तरीके से होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरा, अब जब मैं ये बोल रहा हूँ इसका एक मेमोरी लोकेशन है, सपोज मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास में 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके मेरे पास में ये वैल्यूज़ हैं। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार ये वाली जो लोकेशन है इसका एड्रेस जो है ये 100 है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि यार ये जो तीसरी लोकेशन है इसका एड्रेस क्या होगा। यार बड़ा आसान हो जाएगा अभी आपके लिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, 100 के अंदर ये थर्ड लोकेशन को यहाँ पे आप ऐड कर दो, और यहाँ पे आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। आपको समझ में आया। इसलिए बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंडाइसेस से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इंडाइसेस से गाइस, और इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका वैल्यू या जो भी चीज़ होगी वो वैल्यू मतलब एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन इसी तरीके से यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल से, और ये वेरिएबल हमारा पॉइंट करता है इस पूरी लोकेशन को। अब मेरे को अगर ये चाहिए कि मेरे को थर्ड नंबर जैसे 30 है, इसको मेरे को एक्सेस करना है, तो 30 को एक्सेस करने के लिए क्या करोगे यार, आप यहाँ पे आप ARR ऑफ 2 कर दोगे तो आपको 30 की वैल्यू यहाँ पे से मिल जाएगी। इसी तरीके से इस लोकेशन पे अगर आपने सिर्फ इतना लिखा तो आपको वैल्यू मिल रही है, बट अगर आपने इसमें ऐसा कर दिया कि यार ARR ऑफ 2 इज इक्वल टू 50, मतलब हमारे पास में ये 30 की जगह पे ये 50 हमारा अब अपडेट हो जाएगा। सो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ से कुछ कंसेप्ट को अपन फटाफट देखना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि यार क्यों एरे को यूज़ करना है, बिकॉज इट इज़ एफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट देख लो, इट इज़ एफिशिएंट एंड सिंपल। तो जब आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए जा रहे हो गाइस, आगे आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ोगे, जैसे लिंक लिस्ट है, क्यू है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आपको आएंगे, ट्री, ग्राफ, सब कुछ आएगा।
बट यहाँ पे ये एक बेस है, ठीक है, ये सिंपल और एफिशिएंट है, इसको पढ़ना समझना आसान है। हम यहाँ से अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो चीज़ें अपने को धीरे धीरे समझ में आना शुरू होंगी। एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर समझो, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखो, एंड देन वो ऑपरेशंस आप दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पे देखो किस तरीके से होता है। दिस इज हाउ इट विल डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग गाइस, ठीक है। चलो, इट इज बेसिस फॉर मेनी एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, काफ़ी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आप आगे पढ़ोगे, उनका बेस ये है। यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कोडिंग राउंड, हर कोडिंग राउंड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन समझते हैं डिक्लेरेशन कैसे होता है एरे का। तो यहाँ पे से देखो, डिक्लेरेशन के लिए मैं सिंपल इसको इंटीजर ARR ऐसा लिखता हूँ, देन फिर हम लोग इसको इस तरीके से कर देते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, ये मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली जावा के अंदर। फॉर अदर लैंग्वेजेस, आप अगर दूसरी लैंग्वेजेस से हो, जैसे PHP है, पाइथन है, C++ है, तो आप उन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में आप देख सकते हो सिंटेक्स वाइज कि यार किस तरीके से हम बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है। मैं आपको जावा के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ये पर्टिकुलर चीज जो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है, इसको गाइज बोलते हैं रेफरेंस, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। अब जब ये पर्टिकुलर चीज आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो या लिखते हो, तो इसका जो मेमोरी स्ट्रक्चर बनता है या जो काम होता है वो कैसे होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये क्या करता है, मेमोरी में लेट्स से ये आपके पास हीप मेमोरी है, हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास में एरे को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरे को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अभी इंटरनली क्या होगा, अगर आपके पास इंटीजर एरे है तो गाइज इस सब की डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास में ऐसे 0 आ जाएगी। और हीप, ये तो हीप मेमोरी में बन गया, इसका कुछ एक एड्रेस होगा पूरे ऑब्जेक्ट का 101 लेट्स से फॉर एग्जांपल, और यहाँ हमारे पास में एक स्टैक मेमोरी होती है जिसके अंदर ये ARR है, और ये 101 इक्वल टू साइन के साथ में यहाँ पे मिलता है, ये इसको पॉइंट करने लगता है, ठीक है। तो अब मुझे अगर कुछ भी एक्सेस करना है तो मैं इसके थ्रू एक्सेस करूंगा। यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी जैसे 0 1 2 3 4, तो जब आप ARR ऑफ इंडेक्स बोलोगे तो वो पर्टिकुलर वैल्यू आपकी एक्सेस होने लगती है। दिस इज हाउ इट विल बी वर्किंग गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यार इनिशियलाइजेशन, अगर मेरे को इनिशियली कुछ वैल्यू के साथ में टेस्टिंग करना है तो हम इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। इनिशियलाइजेशन करने का ये तरीका होता है कि आप सबसे पहले इसको एक डिक्लेयर कर रहे हो, यहाँ पे आपने बताया एंड इक्वल टू करके इसको करली ब्रैकेट के साथ में आपने ये वैल्यूज इसके अंदर दे दी। दिस इज हाउ यू विल बी इनिशियलाइजिंग द एरे, राइट। देन एक्सेस करने का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दिस इज हाउ यू विल बी एक्सेसिंग इट, बट इसके साथ इक्वल टू साइन करके आप काम करोगे तो ये बेसिकली आप इसको अपडेट कर रहे हो, ठीक है। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं गाइस, इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको प्रोग्राम्स बताऊंगा तो प्रोग्राम्स में ये सारी चीजें आपकी यूज होने वाली हैं। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ ऑपरेशंस हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, क्योंकि यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको आगे काम आने वाली है ओवरऑल एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो, जब मैं एक्सेस करने की बात करता हूँ, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट आपको एक्सेस करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, ठीक है। अगर मैं सर्च कर रहा हूँ उसकी ऑर्डर ऑफ n होगी। क्यों होगी वो आपको समझ में आता है कि यार वर्स्ट केस के अंदर अगर मैं nth नंबर तक अगर मैं पहुंच गया सर्च करते करते, देन मैं उसके ऑर्डर ऑफ n ले लेता हूँ, ठीक है। देन इंसर्ट एट एंड, इसका भी आपको पता है ये ऑर्डर ऑफ 1 होगा। इंसर्ट एंड डिलीट एट इंडेक्स पोजीशन, तो पहले मेरे को उस इंडेक्स पोजीशन तक जाना पड़ेगा, देन आई विल बी इंसर्टिंग। तो ऐसा हो सकता है ना कि यार आप एक वर्स्ट केस में सबसे लास्ट इंडेक्स आपने दे दी, तो वहां पे आपको जाके किसी चीज को रखना है, तो उस केस में मेरे को बेसिकली क्या करना पड़ता है, एरे को मेरे को गाइस बाकी की एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करना होता है। तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे इन चीजों को करना। अब मैं इंसर्ट करने की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं होना चाहिए कि वैल्यू अपडेट हो जाए, तो उस चीज में आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ये तो कुछ हुए बेसिक्स गाइस। अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ गाइस आपको समझाने के लिए, बाकी कुछ नई चीजें आएंगी जो हम आगे आने वाले सेशंस में हम लोग करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन ये है, मेरे को एक एरे दिया होगा जिसको मेरे को रिवर्स करना है, रिवर्स दी एरे, ठीक है। अब ये रिवर्स कैसे किया जाएगा, अपन इसके ऊपर काम करते हैं, रिवर्स एन एरे। तो आप ऐसा इमेजिन कर लो कि यार मैं आपको ये बोल रहा हूं, आपके पास में ऐसा कुछ एक एरे है। देखिए,
आपके पास एरे ऐसा है, आपने इसको बोल दिया यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5, सपोज ये मेरे पास में एक एरे है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ इसको रिवर्स करना है, मतलब इसका मेरे को आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए 5 4 3 2 1, ठीक है। आपको ये चीज़ होना चाहिए। अब देखो इसमें अगर मैं आपको एक यार ऑब्जर्वेशन बताऊं कि यार इसमें काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा होगा, तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, आप समझना है ना। देखो मेरे पास में है 1 2 3 4 5, है ना। हम ऐसा करें, मतलब ये तो मेरे पास में ओरिजिनल एरे है, मैं जब फर्स्ट आइट्रेशन या फर्स्ट टाइम पे मैं करूँगा तो फर्स्ट टाइम पे मेरे को ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि 5 को जो है मैं लेके आऊँगा 1 पे और 1 को लेके जाऊँगा मैं 5 पे, ठीक है। तो देखो हमारे पास एरे इस तरीके से बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 2 3 4 1, करेक्ट। ये मेरे पास में पहली बार में हुआ। दूसरी बार में अगर मैं करता हूं तो मैं क्या करने वाला हूं, 5 और 1 की पोजीशन तो सेट हो गई मेरे पास में। अब मैं इसमें ये 5 और 1 हमारे पास में सेट है, 2 3 4 है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 4 को मैं लेके आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, और 2 को लेके जाऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अगला वाला आपके पास में बनेगा वो आपके पास में एज एन आउटपुट ये चीज़ बन जाएगी 5 4 3 2 और ये 1, ठीक। अब ये वाली प्रोसेस आपकी कब तक चलती रहना चाहिए, अगर जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे मैंने क्या करा था, फर्स्ट टाइम पे मैं 0th इंडेक्स पे था, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास में 4th इंडेक्स पे था। नेक्स्ट टाइम पे जब मैंने यहाँ पे काम किया तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आगे इधर से गया और यहाँ पीछे से मैं एक इंडेक्स मैंने कम करी, मैं 3 पे आया, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर भी तो मेरी इंडेक्स आगे जाएगी, मतलब आई की वैल्यू आगे जाएगी। तो आई की वैल्यू लेट से अगर मेरे पास में यहाँ चली गई और जे की वैल्यू भी मैंने माइनस करी विच इज़ कमिंग एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन, मतलब ये मेरे पास में एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट तक बेसिकली ये वैल्यूज को एक्सचेंज करने का काम कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो यहाँ पे मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट तक करना है और जैसे मेरी आई की वैल्यू इससे बढ़ती है देन मेरे को उसको रोक देना है, मेरे को आगे नहीं जाना है। ये एक लॉजिकल ऑब्जर्वेशन हुआ गाइज। अभी हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि बेस्ट अप्रोच कौन सी है, अभी मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के तौर पे आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। चलो तो अपन एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको बना के देता हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना चाहिए, एंड देन यू पीपल कैन ट्राई दिस एंड टेस्ट फ्रॉम योर साइड। तो यहाँ पे से देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड रिवर्स एरे, ठीक है। अब ये एक हमारे पास में मेथड होगा, इस मेथड में मैंने क्या करा, मेरे को एरे चाहिए था यार, तो एरे मेरे को मैं डायरेक्टली ऐसा रिसीव कर सकता हूँ किसी एक फंक्शन के अंदर। डन, ये मैंने एक पर्टिकुलर एरे को रिसीव किया गई। अब यहाँ पे से देखिए मुझे इसको इस पर्टिकुलर चीज़ को कहाँ तक चलाना है, क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि यार मैंने एक इंटीजर i इज इक्वल टू मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, जे की जो वैल्यू है वो मैं arr.length ले लूँगा, ठीक है, arr.length, और इसको लेंथ -1 करते हैं। लेंथ -1 क्यों करा, क्योंकि जब आप arr.length करोगे तो वो आपको 5 देगा, ठीक है, बट मैंने लेंथ -1 इसलिए क्योंकि मेरे को 4th इंडेक्स से स्टार्ट करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे से क्या बोला कि मैं एक प्रोसेस चला रहा हूँ, वो प्रोसेस मेरे को कब तक चलानी है, जब तक मेरे पास i की वैल्यू लेस देन है j के, ठीक है। जैसे ही वो लेस देन j होता है मेरे को तब तक ये करना है, इवन इक्वल टू पे भी नहीं करना है, इक्वल टू पे रुक जाना है। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि जैसे ही वो इक्वल टू होगा मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, नेक्स्ट काम मेरे पास में क्या होना चाहिए कि मुझे जो वैल्यू है उनको स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए भाई आपको पता है लॉजिक, टेम्प इज इक्वल टू ARR ऑफ i आप कर सकते हो, है ना। ARR ऑफ i इज इक्वल टू ARR ऑफ j आप लिख सकते हो, एंड j में जो वैल्यू हो जाएगी उसमें आप ARR ऑफ j की वैल्यू को आप टेम्प से रिप्लेस कर लो।
मतलब जो आई की वैल्यू थी वो अपन ने यहाँ पे रख दी। ये वैल्यूज हमारी गायब ना हो जाए गाइस, इसलिए हमको एक थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, ये आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे से देखो आपने इस तरीके से इसको किया एंड दैट्स इट। ये आपके पास में आपका एरे जो है ये आपका पूरा रिवर्स हो गया। अब इस रिवर्स को एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ कि यार ये चीज़ ऐसी है कि नहीं है, ठीक है। सो ड्राई रन करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे से देखो हम एक एरे ही ले लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास में एरे ये वाला है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 ये मेरे पास एरे है। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आई की वैल्यू जो है वो 0 ली, तो ये 0 1 2 3 4, ठीक है। और जे की वैल्यू में 4 ले रहा हूँ। अब मैं कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ कि इफ आई इज लेस देन जे, तो आप एक बार चेक कर लो कि आई लेस देन जे है क्या। यस, 0 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू हुई। मैंने इन वैल्यूज को यहाँ पे स्वैप कर दिया। इसका मतलब मेरे पास में जो पहले यहाँ पे 1 था ये 1 हटेगा, ये 5 यहाँ पे से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड यहाँ पे हम इसको 1 कर देंगे। तो देखो ये फर्स्ट आइटरेशन में हो गया। अब आप आई की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू आपने माइनस करी। ये यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होगा। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट और लिखना पड़ेंगे, आई प्लस प्लस करना पड़ेगा एंड जे माइनस माइनस करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर इसको क्लोज करने के पहले ये काम होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब मैंने यहाँ पे जे की वैल्यू को 3 किया। अब आप देखिए मेरा जो पॉइंटर है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये 1 पे एंड 3 पे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या चेक करेंगे वापस कि 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो जाती है। कंडीशन ट्रू होगी तो हमें फिर वापस से स्वैपिंग करनी है। तो स्वैपिंग के केस में फिर मैं यहाँ पे से ये 2 और ये 4 इसको मैं हटा के यहाँ पे मैं कर दूंगा 4 और यहाँ पे मैं 2 करता हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास में बस सिर्फ 3 बचा हुआ है। अब यहाँ से मैं अगर आई की वैल्यू को आगे बढ़ाता हूँ 2 और जे की वैल्यू को एक कम करता हूँ 2, तो हम बेसिकली अभी जो मेरा पॉइंटर है वो पॉइंटर मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 2 पे। गेटिंग माय पॉइंट। तो जब ये सिर्फ यहीं पे पॉइंट कर रहा है तो हम यहीं पे, तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ कि आई इज लेस देन जे। अभी आई लेस देन जे है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास में अभी क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ये आपका पहुंच जाएगा 2 पे। तो यहाँ से मैं बाहर आ जाऊंगा, मतलब आई इक्वल टू जे मिल गया तो आप यहाँ पे से बाहर आ गए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी गाइस कि किस तरीके से करना है। इस पर्टिकुलर चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करो, अपने से खुद बना के देखो। एक प्रोग्राम अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हो गाइस, ये कंसेप्ट को यूज़ करो और इस कंसेप्ट के साथ में ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाओ। अब देखो अगर अपन इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या हो रहा है, तो अगर इस केस में मैं बात करूंगा तो मेरे पास ये कहाँ तक गया, ये n/2 तक ही गया गाइस, ठीक है। बट अगेन अगर आपको ध्यान होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं गाइस उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। इज दिस क्लियर? ये पर्टिकुलर चीज आपको क्लियर होना चाहिए गाइस, यहाँ तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलो तो अपन यहीं तक रखते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा अदरवाइज वीडियो। कुछ आगे वाले सेक्शंस में गाइस हम लोग इस एरे से रिलेटेड कुछ और दूसरी चीज़ों को पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।